नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हाजिर हूं मैं आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के अंदर, एक नई शुरुआत के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछले वीडियो है उन सभी वीडियोस को देखा होगा और उनसे बहुत शानदार जो है आपको सीखने को मिला होगा, उसका कंटेंट आपने देखा होगा। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप सिलेक्शन एकेडमी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आज की शुरुआत करेंगे अपन एक शानदार सोच के साथ, शानदार एक सीख के साथ। और सीख क्या है हमारे सामने है कि समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। अ वेस्ट ऑफ टाइम लीड्स यू टू डिस्ट्रक्शन। आज का टाइम अगर अपन स्टूडेंट के संदर्भ में देखें, स्टूडेंट के नज़रिए से देखें, तो आज के टाइम में लॉट ऑफ सोर्स है हमारे पास फॉर डिस्ट्रक्शंस। हमें जो पढ़ाई से दूर लेके जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्स हमारे पास है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास है। तो उनसे आपको हटना है और जुड़ना है सिलेक्शन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत शानदार कंटेंट अपनी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए, निश्चित सफलता के लिए। तो यहाँ पे बने रहें, हमारे साथ चलते हैं आज के टॉपिक की। और टॉपिक क्या हमारा देखिएगा, टॉपिक है हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट और उसके साथ बनने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप देखेंगे, पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, रीड, इन सभी के अंदर ये टॉपिक आता है। और इससे बहुत शानदार क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आने वाले समय के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की। देखिए, अब ये जो एसिड, बेस और साल्ट जो है, ये सब क्या है? यौगिक है। ये सब क्या है? यौगिक। भाई, इससे पहले जब हम यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी जो परमाणु है आपस में निश्चित अनुपात के अंदर जुड़ के जो है एक यौगिक बनाते हैं, तो इन्हीं यौगिकों को हमने अलग अलग भागों के अंदर बांटा है, जिनके अंदर हम अम्ल को रखते हैं, जिसके अंदर अपन क्षार को रखते हैं और जिसके अंदर अपन लवण को रखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अम्ल से कि अम्ल जो है हमारे क्या है। देखिए, अम्ल की बात अगर अपन करें, अम्ल की बात अगर करें तो इसको हम बोलते हैं एसिड। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एसिड। अब अम्ल के अंदर पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि अम्ल जो शब्द आया है, जो एसिड वर्ड आया है हमारे सामने, वो एसिड वर्ड कहाँ से आता है? तो विज्ञान के अंदर जितने भी वर्ड है उसमें से लगभग वर्ड आपको किस भाषा से मिलेंगे? लैटिन भाषा से मिलेंगे। तो ये जो अम्ल शब्द है, ये शब्द किससे आया है? लैटिन भाषा का एक शब्द मिलेगा, लैटिन शब्द मिलेगा एक। क्या नाम है? लैटिन शब्द है जिसको हम कहते हैं एसिडस। एसिडस कहते हैं। इस एसिडस से ये शब्द बना है एसिडस। किससे? एसिडस से ये शब्द बना है, एसिड शब्द बना है। और इसका मतलब होता है खट्टा। इसका मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। इसीलिए हम जब भी अम्ल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद इनका क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा अम्ल से रिलेटेड अपन जब पीएच की बात करते हैं तो अम्लों का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच क्या होता है? भी 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच होता है वो पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। इसके अलावा हम क्या जानते हैं? तो इसके अलावा आप कहेंगे कि जो अम्ल है वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस को, कैसे? लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि ये शब्द किससे बना है? एसिडस से बना है। दूसरा क्या हो गया? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। पीएच मान क्या होता है? 7 से
कम होता है और नीले लिटमस को ये कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब ये नीला लिटमस लाल, आप जो है सिंबल सी कई बार अपन जो है इस चीज को पढ़ चुके होंगे। अनिल, अनिल से अपन याद रख सकते हैं कि अ से अम्ल, नीला और लाल, यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स जो है हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अम्ल और क्षार की परिभाषाओं के लिए कई जो है अवधारणाएं हमारे सामने आती है। उन अवधारणाओं के आधार पर जो पॉइंट है हमारे, उनको बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता रहा है। क्योंकि अम्ल के अंदर ये बात तो हो गई सिंपली भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और पीएच मान से रिलेटेड का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और ये लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। अब जो अवधारणाएं आती है अम्ल की परिभाषा से रिलेटेड, कि भाई अम्ल की जो परिभाषा है हमारी उससे रिलेटेड, देखो अम्ल की परिभाषा, अम्ल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो अम्ल की जो डेफिनेशन है उसकी बात अगर अपन करें तो एक अवधारणा तो आपको मिलेगी आरेहेनियस की। किसकी? आरेहेनियस। एक अवधारणा तो अपनों को किसकी मिलेगी? आरेनियस की मिलेगी। आरेनियस क्या कहते हैं? आरेनियस क्या कहते हैं? आरेनियस अम्ल और क्षार दोनों के लिए परिभाषा देते हैं। हम दोनों की बात यहाँ पे कर लेते हैं साथ के अंदर ही। आरेनियस कहते हैं कि जब किसी यौगिक को या वह पदार्थ, जब किसी यौगिक या वह पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर, जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जलीय विलयन के अंदर अगर कोई यौगिक OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो उसको हम क्षार कहते हैं। क्षार की परिभाषा हम क्षार में लिखेंगे, यहां पे बात करते हैं अपन अम्ल की। तो अम्ल वे पदार्थ है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट लगा के आप ध्यान रखेंगे, नोट लगा के, यहाँ पे आप नोट लगा के ध्यान रखेंगे। नोट, नोट क्या है भाई? नोट क्या है? तो नोट ये है कि जो अम्ल हो, क्षार हो या लवण हो, इनका जो जलीय विलयन होता है वो सुचालक होता है। तो क्या होता है? सुचालक होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? सुचालक होता है। जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या होगा? सुचालक होता है। बहुत शानदार चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आरेनियस के अनुसार क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देंगे उनको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। उनको हम क्या कह देंगे? अम्ल कह देंगे। और अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का, अम्ल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं हमारे सामने जिनकी परिभाषा आती है अम्ल के लिए। क्या परिभाषा आती है? दूसरे वैज्ञानिक है ब्रॉस्टेड-लॉरी। क्या नाम है? ब्रॉस्टेड एंड लॉरी। ब्रॉस्टेड-लॉरी, ब्रॉस्टेड-लॉरी। देखो, जब यहाँ पे आरेनियस की परिभाषा हमें मिली, आरेनियस की परिभाषा हमें मिली कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं। लेकिन बात आगे जैसे जैसे बढ़ी, क्योंकि विज्ञान के अंदर खोजें होती रहती है। ठीक है, एक प्रयोग हुआ, उसके ऊपर दूसरा प्रयोग होगा, तीसरा प्रयोग होगा, नई चीजें मिलेगी। जैसे हम पढ़ाई के अंदर करते हैं भाई, हम पढ़ाई करते हैं तो हमें जो भी सजेशंस मिलते हैं या जो भी हमें ये गाइड करता है कि जब भी आप तैयारी करो
आप अपने नोट्स जो होते हैं या जो बुक आप प्रेफर कर रहे हैं, उनको आप कम से कम सोर्सेज होने चाहिए हमारे पास कि भाई हम जो नोट्स पढ़ रहे हैं एक ही एक नोट्स में से उसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए, या जो बुक है आपको उसको बार बार पढ़नी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जितनी बार हम उस चीज़ को पढ़ेंगे उतनी बार हमें एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई चीज़ मिलेगी, और हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आएगी, हमारे अंदर जो परिपक्वता आएगी, वो एक अलग ही लेवल की होगी। तो इसी तरह से विज्ञान के अंदर भी जो प्रयोग होते हैं, तो पहले प्रयोग हुआ उसी के ऊपर सेम जो है सेकेंड टाइम प्रयोग हुआ तो कुछ नई चीज़ें मिली। तो इसी तरह से यहाँ पे जब दूसरा प्रयोग किया गया, आरेनियस की जो थ्योरी थी उसके ऊपर वापस से जब बातें की गई तो पता लगा कि ऐसे भी अम्ल है हमारे पास जिनके अंदर H+ आयन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन उनके अंदर है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन उनके अंदर नहीं है तो फिर हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे, जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे। तो फिर आगे जाके जो ब्रॉस्ट एंड लॉरी की जो परिभाषा आई उसके अंदर हमने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो प्रोटोन दाता होंगे। क्या होंगे? जो प्रोटोन दाता होंगे उनको हम क्या कहेंगे? अम्ल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आ जाती है, ब्रॉस्ट एंड लॉरी की जो परिभाषा आती है उसके अंदर हम कहते हैं अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटोन दाता है। अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटोन दाता है, जो प्रोटोन दाता है। ठीक है, जो प्रोटोन दाता है वो क्या है? अम्ल है। इसी तरह से क्षार के लिए भी परिभाषा आई कि ऐसे क्षार भी है जिनके अंदर OH- आयन है ही नहीं। अगर OH- आयन नहीं है तो फिर वो किसका त्याग करेंगे? तो यहाँ पे परिभाषा हो गई कि जो क्षार है वे पदार्थ होंगे जो प्रोटोन ग्राही होंगे। तीसरी परिभाषा हमारे सामने आती है लुईस की। तीसरी परिभाषा किसकी आती है? लुईस की परिभाषा आती है। और लुईस साहब क्या कहते हैं? लुईस साहब कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। अम्ल वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। तो आप यहां पे क्या कहेंगे? अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल की सारी बातें हो जाती है। भाई अम्ल की सारी बातें अपन ने यहां पे कर ली है कि जो अम्ल है हमारा वो किस शब्द से बना है, एसिड किस वर्ड से बना है। तो हमने कहा ये एसिडस लैटिन भाषा के वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। दूसरी बात है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे। फिर बात आती है कि इनका पीएच मान कितना होगा। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। पीएच मान, जो पीएच स्केल अपन सोरेनसन के द्वारा दी गई है उसके अंदर पढ़ते हैं, तो 7 से कम अगर पीएच है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। लिटमस पेपर के संदर्भ में अगर बात करें तो ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन की जब अपन बात करते हैं तो आरेनियस की परिभाषा जो आती है वो कहते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देंगे उनको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जो H+ आयन देंगे वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। और ब्रॉस्ट एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होंगे जो प्रोटोन दाता होंगे। जो क्या होंगे? प्रोटोन दाता। और लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। अब आप सोचेंगे यार इसका क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमें? तो भाई ये जितने भी फैक्ट है या तीनों परिभाषाएं हैं, भाई हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि अम्ल है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन है कि अम्ल है तो अम्ल कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, जो प्रोटोन दाता होंगे, जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देंगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। वो सभी यौगिक क्या होंगे? अम्ल होंगे। तो यहां तक अपनी बात जो है वो क्लियर हो जाती है। बढ़ते हैं हम आगे, देखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अम्लों के प्रकार। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अम्लों के प्रकार। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार आपको कौन कौन से मिलेंगे? तो देखिएगा यहाँ पे अम्लों के प्रकार।
अम्लों के प्रकार। अब अम्ल के जो प्रकार है वो कितने तरह के अम्ल हो सकते हैं, तो देखो इसके अंदर वे अम्ल के जो प्रकार है इसको 4 भागों में बांट देंगे हम। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर 4 प्रकार से अम्लों को हमने बांटा है। देखो पहला क्या आता है? पहला आता है आपके प्राप्ति के आधार पर। किस आधार पर? प्राप्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। एक तो क्या आता है आपका? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर यानी कि अम्ल हमें प्रकृति के अंदर किस रूप में मिलते हैं, एक तो ये आ जाता है। दूसरा आता है हमारा H2 व O2। H2 व O2 की उपस्थिति के आधार पर। H2 व O2 की उपस्थिति के आधार पर। उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। एक हो जाएगा H2 व O2 की उपस्थिति के आधार पर, एक हो जाएगा आपके स्रोत के आधार पर, और तीसरा मिलेगा आपको विलयता के आधार पर। किस आधार पर? विलयता के आधार पर। तीसरा किस आधार पर मिलेगा? विलयता के आधार पर। तीसरा आपको मिलेगा विलयता के आधार पर। पहला क्या हो जाएगा आपका? स्रोत के आधार पर। फिर क्या हो जाएगा आपका? H2 और O2 की उपस्थिति के आधार पर। फिर क्या हो जाएगा आपका? फिर क्या हो जाएगा आपका? विलयता के आधार पर। और फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर। किस आधार पर? प्रबलता के आधार पर, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपको एसिड मिलेंगे स्रोत के आधार पर, H2 और O2 की उपस्थिति के आधार पर, विलयता के आधार पर और प्रबलता के आधार पर। 4 प्रकार के अम्ल आपको यहां पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर अगर अपन बात करें कि स्रोत के आधार पर कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो स्रोत के आधार पर आपको अम्ल जो मिलेंगे उसमें एक तो आपको मिलेंगे कार्बनिक, एक तो आपको क्या मिलेंगे? कार्बनिक अम्ल। एक तो क्या होंगे? कार्बनिक अम्ल होंगे। एक आपके कौन से हो जाएंगे? अकार्बनिक अम्ल हो जाएंगे। एक कौन हो जाएंगे? अकार्बनिक। और एक क्या हो जाएंगे आपके? कार्बनिक। कार्बनिक अम्ल कौन से होंगे? कार्बनिक अम्ल हम कहेंगे जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, वे क्या होंगे? कार्बनिक अम्ल होंगे। कार्बनिक अम्ल अपन किसको कहेंगे? वे अम्ल जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक होंगे, और जिनके अंदर कार्बन नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। फिर O2 और H2 और O2 की उपस्थिति के आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जिनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल। और जिनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी, हाइड्रो अम्ल। उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रो एसिड कहेंगे, हाइड्रो अम्ल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है विलयता के आधार पर। अब विलयता के आधार पर कैसे कि भाई कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, किसी के अंदर पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे विलयता के आधार पर अगर अपन देखें तो देखो विलयता के आधार पर तनु और सांद्र, तनु और सांद्र क्या हो जाएंगे? तनु और सांद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तनु और सांद्र हो जाएंगे। प्रबलता के आधार पर देखेंगे तो एक आपके होंगे प्रबल अम्ल, एक क्या होंगे? प्रबल अम्ल, और एक होंगे आपके दुर्बल अम्ल। एक क्या होंगे? दुर्बल अम्ल। एक क्या होंगे? दुर्बल अम्ल। इसको आप देख सकते हैं चारों प्रकार को अच्छे से, चारों प्रकार को आप अच्छे से देख सकते हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट सीट लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है देखिएगा। उसके बाद सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बनिक अम्लों की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कार्बनिक अम्लों की। और कार्बनिक अम्ल के अंदर, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं हमारे, उनके अंदर आप देखो कार्बनिक अम्ल कौन से होंगे? वे अम्ल जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है उनको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल। वे अम्ल जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, वे अम्ल जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है, उनको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल कहेंगे। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बनिक अम्लों के जो स्रोत है, आपने पढ़ा होगा ऑक्जेलिक अम्ल, मेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? कार्बनिक अम्लों के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसके हैं? कार्बनिक अम्लों के क्वेश्चन है। और कार्बनिक अम्ल का जो स्रोत होगा, कार्बनिक अम्ल हमें किससे मिलते हैं? या तो जंतुओं से मिलेंगे या वनस्पति से मिलेंगे। जंतु व वनस्पति से मिलते हैं। किससे? जंतु व वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जंतु व वनस्पति से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आती है हमारे सामने तो यही है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसके अंदर क्या होगा? कार्बन होगा। एसिटिक एसिड जो है ये, इसका सोर्स क्या होता है या इससे किसको बनाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरका। एसिटिक एसिड सिरका। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला होगा। एसिटिक एसिड रेलवे, एसएससी, पटवार, ग्राम सेवक, बहुत सारे पुराने पेपरों को अगर आप खंगालेंगे तो उनके अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। अब देखो दूसरा आता है आपका सिट्रिक एसिड। दूसरा क्या आता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है ये किसके अंदर मिलेगा? सिट्रस फलों के अंदर। सिट्रस यानी खट्टे फलों के अंदर। खट्टे फलों के अंदर आप नाम लिख सकते हैं नींबू का, नींबू व संतरा। नींबू और संतरा के अंदर आपको क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड सिरका, सॉरी एसिटिक एसिड सिरका के अंदर, सिट्रिक एसिड किसके अंदर मिलेगा? नींबू और संतरा। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करें, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये मिलेगा आपको टमाटर के अंदर। किसके अंदर? टमाटर, पालक के अंदर। टमाटर के अंदर, पालक के अंदर। किसके अंदर? टमाटर और पालक के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नोट, नोट क्या है भाई? नोट ये है कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड हमारे कपड़ों पर जो स्याही के या कोई भी दाग धब्बे होते हैं उनको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। तो कपड़ों से दाग धब्बों की सफाई के लिए, कपड़ों से दाग धब्बों को साफ करने के लिए, दाग धब्बों को साफ करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक एसिड सिरका, सिट्रिक एसिड नींबू और संतरा के अंदर, और ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटर और पालक के अंदर। और ऑक्जेलिक एसिड का हम यूज किस लिए करेंगे? तो इसका यूज करेंगे कपड़ों से दाग धब्बों को साफ करने के लिए। अगर आपको कंटेंट बहुत जोरदार लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, सपोर्ट बनाए रखें। इससे और भी शानदार चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे डेफिनेटली। चलते अपन आगे इससे। देखो उसके बाद हमारा टार्टरिक एसिड। उसके बाद क्या आता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपको किसके अंदर मिलेगा? टार्टरिक अम्ल जो है ये किसके अंदर मिलेगा? तो ये नींबू, सॉरी या इमली और अंगूर के अंदर। किसके अंदर मिल जाएगा? इमली और अंगूर के अंदर।
इमली और अंगूर के अंदर आपको क्या मिलेगा, टार्टरिक एसिड मिलेगा। इसी तरह से लैक्टिक एसिड बहुत कॉमन है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो हमें मिलता है वो किसके अंदर मिलता है, दूध के अंदर, दूध और खट्टे दूध में, दूध और दही के अंदर, ये दूध और दही में, दूध और दही के अंदर लैक्टिक एसिड। यहां पे भी एक नोट की बात करेंगे हम। कई बार हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि जो हमारी कंकाल पेशियां होती है, उन कंकाल पेशियों के अंदर थकान आती है, जबकि पेशियां हमारी 3 प्रकार की है। कार्डियक पेशियां भी है, हमारी अनैच्छिक पेशियां भी है जिनको हम चिकनी पेशियां बोलते हैं, और हमारी कंकाल पेशियां जो ऐच्छिक पेशियां होती है। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से थकान किस में होती है और किस में नहीं होती है। थकान होती है कंकाल पेशियों के अंदर, रेखित पेशियों के अंदर, धारीदार पेशियों के अंदर। ये सभी एक ही नाम है, ये सभी क्या है, एक ही विशेषता, एक ही पेशियों की विशेषता है जिसको हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अब ये थकान का कारण क्या है, ये थकान का कारण है जब हमारे श्वसन के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो अनोक्सी श्वसन होता है या ग्लूकोज का जब अपूर्ण दहन होता है, उस समय ये लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों के अंदर जमाव कर लेता है। उसके कारण हमारे पैरों के अंदर, हाथों के अंदर दर्द होता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे, नोट लगा के बताएंगे कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमारे शरीर में, मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, आप कहेंगे लैक्टिक एसिड के जमाव से, लैक्टिक एसिड की मांसपेशियों में, लैक्टिक एसिड की मांसपेशियों में जमाव से दर्द होता है, ठीक है, क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड है जो किसके अंदर मिलेगा, दूध और दही के अंदर मिलेगा, और हमारे शरीर के अंदर इस लैक्टिक एसिड के जमाव से मांसपेशियों के अंदर क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है, थकान महसूस होती है। ठीक है, थकान के और भी कारण हो सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी, जो इससे पहला स्टेप है, फाइनली होना वही है। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तभी अनोक्सी श्वसन होगा, तभी वहां पे जो है पाइरुवेट किसके अंदर टूटेगा, लैक्टिक एसिड के अंदर टूटेगा। अंतिम रूप से हमें जो मिलेगा वो लैक्टिक एसिड मिलेगा, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होगा। ठीक है, अगला एसिड लेते हैं हम। अगला एसिड आता हमारा टार्टरिक हो गया, लैक्टिक हो गया, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, और एक नाम मिलता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। ये दोनों नाम जो है कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि फॉर्मिक एसिड होगा कि मेथेनोइक एसिड होगा। तो फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल एक ही बात है। मेथेनोइक अम्ल हमारा IUPAC नेम होता है किसका, फॉर्मिक एसिड का। ये किसके अंदर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड मिलेगा लाल चींटियों के अंदर। किसके अंदर, लाल चींटियों में, लाल चींटियों में मिल जाएगा। और किसके अंदर, बिच्छू के डंक में। किसके अंदर, बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में मिल जाएगा। और किसके अंदर मिल जाएगा, मधुमक्खी के डंक में। किस में मिल जाएगा, मधुमक्खी के डंक में मिल जाएगा, मधुमक्खी के डंक में। और नेटल के पौधे में भी मिलेगा। ये किस में मिलेगा, नेटल के वनस्पति में, नेटल के पौधे में, नेटल के पौधे में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टार्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया। और हमने देखा कि एसिडिक एसिड जो सिरका के अंदर होता है, सिट्रिक एसिड नींबू और संतरा के अंदर होगा, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक के अंदर होगा। और ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग हम कपड़ों पर दाग धब्बों की सफाई के लिए करेंगे। इसके अलावा हमने देखा टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर के अंदर होगा, लैक्टिक एसिड
जो है किसके अंदर होगा, दूध और दही के अंदर। और यहाँ पे फार्मिक एसिड जो है हमने देखा लाल चींटियों के अंदर, बिच्छू के अंदर, मधुमक्खी के अंदर और नेटल के डंक के अंदर होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे और जो हमारा बचा हुआ है एस्कार्बिक एसिड। और क्या है, एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड किसके अंदर होता है, तो एस्कार्बिक अम्ल आपको मिलेगा आंवला के अंदर। किसके अंदर होगा, आंवला के अंदर। इसी तरह से मेलिक एसिड, मेलिक अम्ल आपको किसके अंदर मिलेगा, तो मेलिक अम्ल आपको मिलेगा सेब के अंदर। किसके अंदर, सेब के अंदर। इसी तरह से ग्लूटेमिक अम्ल किसके अंदर मिलेगा, ग्लूटेमिक अम्ल किसके अंदर मिलेगा, तो ग्लूटेमिक अम्ल मिलेगा आपको गेहूं के अंदर। किसके अंदर, गेहूं के अंदर क्या मिलेगा, ग्लूटेमिक अम्ल मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट हमने किया है ना दादा, यहां से लेके यहां वाला, ये वाला एग्जाम की दृष्टि से अगर मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट कहा जाता है एसिड बेस के अंदर से, तो यही है। और यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं और सारे मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दिए हैं। अगर ये सारी चीज़ शानदार है तो आप डेफिनेटली इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहें हमारे साथ। तो देखो, कार्बनिक अम्ल वे अम्ल है जिनमें कार्बन उपस्थित होता है और जंतु और वनस्पति से ये प्राप्त होगा। ठीक है। एसिडिक एसिड सिरका, सिट्रिक एसिड नींबू और संतरा, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक है। उसके बाद हमने बढ़ा टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर, लैक्टिक अम्ल जो है दूध दही के अंदर, फार्मिक एसिड लाल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खी और नेटल के डंक में। और उसके बाद एस्कार्बिक अम्ल आंवला, मेलिक एसिड सेब के अंदर और ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, गेहूं के अंदर ग्लूटेमिक अम्ल होता है। ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे अम्लों की परिभाषा हो गई। अम्लों की परिभाषा के बाद हमने अम्लों के प्रकार देखे। अम्लों के प्रकार के अंदर कार्बनिक अम्ल की हमने बात की है और कार्बनिक अम्लों को हमने सबको यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया। उसके बाद हमारा आता है अकार्बनिक एसिड। उसके बाद हमारा क्या आता है, अकार्बनिक एसिड। अब अकार्बनिक एसिड कौन से होंगे, देखो अकार्बनिक अम्ल हमारे कौन से होंगे, तो अकार्बनिक अम्ल जो होंगे हमारे, अकार्बनिक अम्ल। अब हम सिर्फ परिभाषा की बात करेंगे भाई, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमारा कार्बनिक अम्लों के अंदर है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे। अकार्बनिक अम्ल कौन से होंगे, नाम से स्पष्ट है कि वे पदार्थ या वे अम्ल जिनके अंदर आपको कार्बन नहीं मिलेगा वो क्या होंगे, अकार्बनिक अम्ल होंगे। अगर कार्बन नहीं है तो उनके अंदर क्या होंगे, उनके अंदर अधात्विक तत्व होंगे। उनके अंदर क्या होंगे, अधात्विक तत्व होंगे। वे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं होता है, जिनमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है, जबकि अन्य धात्विक तत्व होते हैं। अन्य धात्विक, अधात्विक, अन्य अधात्विक, अन्य अधात्विक तत्वों से प्राप्त होता है, तत्वों से प्राप्त होता है, अन्य अधात्विक तत्वों से प्राप्त होता है। ठीक है भाई। चलिए, पहला क्या है कि वे अम्ल जिसके अंदर कार्बन नहीं मिलेगा वो अकार्बनिक होंगे और इसके अंदर क्या होंगे, आपके अधात्विक जो है तत्व यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे आपके सामने आ गया H2SO4। क्या है H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर आपको कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, अधात्विक तत्व है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं HNO3। इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल, इसके अंदर कार्बन है क्या, नहीं है। ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका HCl। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं है। तो ये जो अम्ल हमने देखे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक अम्ल हो जाएंगे। तो कार्बनिक अम्ल जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक एसिड जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है। तो ये इसके स्रोत के आधार पर हो जाते हैं कि हमें कार्बनिक एसिड कहाँ से मिलते हैं? वनस्पति और जंतुओं से मिलते हैं। अकार्बनिक अम्ल हमें कहाँ से मिलेंगे? अधात्विक तत्वों से मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं H2 और O2 की उपस्थिति के आधार पर जो हमारे अम्ल और क्षार होते हैं उनकी बात करें तो देखो, पहला हमारा है अम्ल और O2 की उपस्थिति के आधार पर अगर अपन देखें तो एक तो होता है हमारा ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल हम किसको कहते हैं? तो ऑक्सी अम्ल हम कहेंगे ऐसा अम्ल या वे अम्ल जिनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है, हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे ऑक्सी अम्ल। उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे भी? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे के बताओ तो भाई हमने H2SO4 लिखा है ना, H2SO4 यह सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इट मीन्स ये क्या है? ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने HNO3 लिखा है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब ये क्या है आपका? और जो है ऑक्सी अम्ल होगा। कौन सा होगा? ऑक्सी अम्ल होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर अपन हाइड्रो अम्ल की बात करें, किसकी? हाइड्रो एसिड की बात करें, हाइड्रो अम्ल की बात करें तो हाइड्रो अम्ल वे होंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन तो उपस्थित है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यहाँ पे हाइड्रो एसिड्स। उनको हम क्या कहेंगे भी? हाइड्रो एसिड्स कहेंगे। ठीक है भाई, उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रो एसिड कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है, जबकि हाइड्रोजन क्या हो? उपस्थित हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हाइड्रो अम्ल, या हाइड्रा अम्ल भी इसको कह सकते हैं भाई। इसको अपन हाइड्रा अम्ल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रा अम्ल इसको लिखा जा सकता है। वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, जबकि हाइड्रोजन उपस्थित होगी, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होगी। तो कौन से होंगे ये? एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने आ गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर आपको केवल हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये क्या है? हाइड्रा अम्ल है। उसके बाद आप देखो जैसे HBr, हाइड्रोबोरिक एसिड, इसके अंदर भी आपको क्या नहीं दिख रहा है? ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा? हाइड्रा अम्ल होगा, जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन उपस्थित है, ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है। तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल ये किस आधार पर बांटते हैं हम? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। अब बात आती है हमारे सामने किसकी?
अब बात आती है हमारे सामने तनु और सांद्र अम्ल क्या होते हैं। तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है। तो देखो भाई, तनु अम्ल क्या होगा और सांद्र अम्ल क्या होगा। देखो, तनु अम्ल क्या होगा और सांद्र अम्ल क्या होगा। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अब ये जो है पानी के अंदर या विलायक के अंदर मात्रा के आधार पर है भाई, ये मात्रा के आधार पर। अगर यहाँ पे एसिड की मात्रा कम है किससे, विलायक से, विलायक से एसिड की मात्रा कम है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा तनु अम्ल। अगर यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज्यादा है, अम्ल की मात्रा ज्यादा है किससे, विलायक से, किससे, विलायक से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सांद्र एसिड हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका एक बहुत शानदार क्वेश्चन अभी रीड के अंदर पूछा गया था कि अम्ल को पानी के अंदर मिलाते हैं या पानी को अम्ल के अंदर मिलाते हैं, पानी में अम्ल मिलाया जाता है या अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो कि अम्ल हमारे पास ज्यादा है या पानी हमारे पास ज्यादा है। तो थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई अम्ल हमारे पास एक बोतल होगी, उसके विलयन को बनाने के लिए, उसके विलयन को तनु या सांद्र बनाने के लिए हमें अम्ल को किस में मिलाना पड़ेगा, पानी के अंदर। पानी को अम्ल के अंदर नहीं मिलाएंगे भाई, हमारे पास इतनी बोतल भरी है, अगर तनु या सांद्र जो भी विलयन हमें बनाना है तो उसके अंदर हम किसको मिलाएंगे, पानी को थोड़ी मिलाएंगे, हम अम्ल को किसके अंदर मिलाएंगे, जल के अंदर। उसके आधार पर अगर हमें तनु बनाना है तो कम अम्ल की मात्रा मिलाएंगे, अगर हमें सांद्र मिलाना है, सांद्र अम्ल बनाना है तो अम्ल की थोड़ी ज्यादा मात्रा मिला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सांद्र बन जाएगा। तो सांद्र के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तनु के अंदर अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखो हमारे जो अम्ल आते हैं, अगला बे हमने यहाँ पे कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक, ऑक्सी, हाइड्रो और यहाँ पे तनु और सांद्र, इसकी बात कर ली है। अब हमारे पास आते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो आप देखो भाई यहाँ पे प्रबल अम्ल हम किसको कहते हैं और दुर्बल अम्ल हम किसको कहते हैं। एक होता है हमारा प्रबल अम्ल और एक होता है हमारा दुर्बल अम्ल। एक हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे दोनों बातें आ जाती है हमारे पास कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हम किसको कहेंगे। तो देखो भाई, एसिड को हम किसके अंदर घोल रहे हैं, पानी के अंदर घोल रहे हैं, इसका जलीय विलयन हम बना रहे हैं। ठीक है, अब जलीय विलयन जब हम बनाते हैं तो हमने आरेनियस की परिभाषा, ब्रॉस्ट एंड लॉरी की परिभाषा, हमने जो है लुईस की परिभाषा पढ़ी है। उसके आधार पर अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, जल के अंदर घुलनशीलता को वो दर्शाते हैं। ठीक बात है, क्षार भी दर्शाते हैं, ये भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एसिड ऐसे हो सकते हैं जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाए, पूर्णतः आयनित हो जाए। कुछ अम्ल ऐसे भी हो सकते हैं जो जल के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक जो है आयनित होते हैं। तो आप यहाँ भी कहेंगे कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन के अंदर या जल के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। या फिर H+ आयन का त्याग शीघ्रता से करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और ऐसे एसिड जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, या हम कहें कि ऐसे एसिड जो जलीय विलयन के अंदर आंशिक आयनित होते हैं या H+ आयन का त्याग शीघ्रता से नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से प्रबल अम्ल है और कौन सा इसमें से दुर्बल अम्ल है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अकार्बनिक एसिड होते हैं, हमारे जो अकार्बनिक एसिड कौन से, जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं अकार्बनिक एसिड,
अकार्बनिक एसिड, ये वाले, ये जो अकार्बनिक एसिड होते हैं जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, जो अकार्बनिक एसिड होते हैं वो प्रबल एसिड होते हैं और जो कार्बनिक एसिड होते हैं वो दुर्बल एसिड होते हैं। चाहे भले आप एसिटिक एसिड की बात कर लो, चाहे आप सिट्रिक एसिड की बात कर लो, चाहे आप फॉर्मिक एसिड की बात कर लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपके समझ में आई होगी, सिंपल सी बात आपके समझ में आई होगी कि भाई प्रबल अम्ल किसको कहेंगे, दुर्बल अम्ल हम किसको कहेंगे। तो जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जल में पूर्णतः आयनित, पूर्णतः आयनित, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, और जलीय विलयन के अंदर जल में आंशिक, जल में आंशिक आयनित, जल में आंशिक आयनित, उनको हम क्या कहते हैं, दुर्बल एसिड कहते हैं। भाई की पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे की पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, की पॉइंट होगा यहाँ पे कौन सी प्रबल अम्ल कौन से होंगे, अकार्बनिक एसिड, कौन से होंगे, अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जो भी होगा वो क्या होगा, प्रबल एसिड होगा। जैसे सबसे प्रबल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे प्रबल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप H2SO4 की बात कर सकते हैं, आप HNO3 की बात कर सकते हैं, ये आपके क्या है, प्रबल एसिड होंगे। दुर्बल एसिड कौन से होंगे, जो कार्बनिक एसिड होंगे, जो कौन होंगे, कार्बनिक अम्ल होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, दुर्बल एसिड कहेंगे। इसके अंदर आप नाम ले सकते हैं किसका, फॉर्मिक अम्ल का, किसका नाम ले सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल का। आप किसका नाम ले सकते हैं, एसिटिक एसिड का, किसका नाम ले सकते हैं आप, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल। इसी तरह से आप कह सकते हैं सिट्रिक एसिड, क्या कह सकते हैं, सिट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। तो अब आपको अम्लों के जो प्रकार हमने देखे हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाते हैं। भाई आप कार्बनिक अम्ल किसको कहेंगे, जिसके अंदर कार्बन होता है, और कार्बन के जो कार्बनिक अम्ल है उनके सोर्स आप जरूर याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा अकार्बनिक आता है, अकार्बनिक अम्ल जिनके अंदर कार्बन नहीं है, अधात्विक तत्व जिनके अंदर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक एसिड कहेंगे। उसके बाद ऑक्सी अम्ल जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा, हाइड्रा एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तनु जिसके अंदर विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, अम्ल कम होगा, और सांद्र जिसके अंदर अम्ल ज्यादा होगा, विलायक कम होगा, और प्रबल अम्ल जो पूर्णतः आयनित होंगे, जलीय विलयन के अंदर H+ आयन शीघ्रता से त्यागेंगे वो प्रबल है, और दुर्बल के अंदर जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल यहाँ पे कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे जो है अम्लों के प्रकार की, अम्लों की परिभाषा की, ये सारी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप अम्लों से जो क्रिया होती है उसको ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं मुख्य रूप से अम्लों के गुणधर्म के अंदर, या अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया के 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। देखो पहला आता है कि जब अम्ल धातु से क्रिया करते हैं, किसके साथ क्रिया करते हैं, जब अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करते हैं, अम्ल किसके साथ क्रिया करेंगे, धातु के साथ क्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट है, लाइन तो इतनी है, क्वेश्चन देखो, अम्लों की धातु से क्रिया होने पर क्या उत्पाद बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल और धातुओं की क्रिया होने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पूछा गया है कई बार। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जब एसिड किसके साथ क्रिया करे, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, किसके साथ, धातु
कार्बोनेट के साथ क्रिया करे या फिर ये बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करे। किसके साथ? बाइकार्बोनेट के साथ। अम्ल किसके साथ क्रिया करे? भी आप अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल जो है किसके साथ क्रिया करे, इसको आप ऐसे लिखिए, एक काम करिए, ये हमारा क्या है? एसिड है। ये हमारा क्या है? एसिड है। इसकी क्रिया हम लिखते हैं, इसकी क्रिया हम लिखते हैं, देखो जब इसकी क्रिया किससे हुई? धातु से हुई, तब क्या बना? लवण बना। लवण बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक है, लवण बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। दूसरी बात, इसकी क्रिया कार्बोनेट, ये कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करेगा तब क्या बनेगा? कौन सी गैस मुक्त होगी? तो आप कहेंगे यहाँ पे कि बाइकार्बोनेट जब बनता है तब यहाँ पे लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? CO2 गैस मुक्त होगी, CO2 गैस मुक्त होगी। भैया अगर पॉइंट शानदार लग रहे हैं आपको, सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अब आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है और निश्चित रूप से आप सपोर्ट जो है बनाए रखेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ लेते हैं अपन अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है आपका, जब इसकी क्रिया धातु ऑक्साइड से होती है, जब अम्ल की क्रिया किससे होती है? धातु ऑक्साइड से होती है। किससे होती है? धातु ऑक्साइड से होती है। उस समय क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड से क्रिया करने पर ये लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ऐसे के ऐसे एक पॉइंट आता है आपका, जब इसकी क्रिया, अम्लों की क्रिया किससे हो जाए? क्षार से हो जाए, तो क्या बनता है? लवण बनता है, जल बनता है, लवण बनता है, जल बनता है। और ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है भाई, तो इसको आप देख सकते हैं आराम से, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अम्लों से अभिक्रिया के अंदर 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और 4 पॉइंट हमने देखे कि धातुओं के साथ जब क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और ये हाइड्रोजन गैस का जो कंसेप्ट है ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। और धातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। क्षार के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और लवण और जल यहाँ पे बनता है। ठीक है भाई, तो अम्लों के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब अम्लों के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अम्लों से संबंधित, उसकी बात अपन करते हैं भाई। अम्लों से रिलेटेड महत्वपूर्ण अम्ल, महत्वपूर्ण अम्ल। अब महत्वपूर्ण अम्ल कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, महत्वपूर्ण अम्ल बहुत शानदार। देखो पहला आता है आपका H2SO4। H2SO4 जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको कहा जाता है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक एसिड को। अब आप देखो इसके अंदर, इसका उपयोग जनरली हम करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की शुद्धिकरण में। पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग जो होता है वो होता है वाहनों की बैटरी बनाने में। वाहनों की बैटरी के अंदर, वाहनों की बैटरी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों की बैटरी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? H2SO4 का उपयोग किया जाता है। दूसरा एसिड आता है हमारे पास HCl। HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल कहा जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका उपनाम आप ध्यान रखिएगा। इससे हम नमक प्राप्त करते, इसलिए इसको हम कहते हैं नमक का अम्ल। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नमक का अम्ल कहा जाता है। नमक का अम्ल कहा जाता है। नमक का अम्ल इसको कहा जाता है क्योंकि इससे क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। इसके अलावा एक बहुत शानदार यौगिक की बात करेंगे जब हम नाइट्रिक एसिड के सूत्र की बात कर लेंगे। उसके बाद HCl से और नाइट्रिक एसिड से कौन सा यौगिक बनेगा, किस यौगिक की हम बात कर रहे हैं जो हजारों बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है, उस यौगिक के बारे में आप सोच के रखिए कि वो यौगिक कौन सा होगा। तो देखो भाई, उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, HNO3। HNO3 इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और नाइट्रिक अम्ल इसको कहते हैं अपन सोरे का अम्ल। इसको क्या कहा जाता है, सोरे का अम्ल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सोरे का अम्ल कहा जाता है। अब हमने बात की थी कि एक महत्वपूर्ण यौगिक की बात करेंगे जो HCl और HNO3 से बनेगा। इसको हम कहते हैं अम्लराज। इसको हम क्या कहते हैं, अम्लराज। अम्लराज या एक्वारेजिया, इसको हम क्या कहते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। या इसके लिए एक नाम और भी मिलता है, रॉयल वाटर। एक नाम और मिलता है जिसको हम कहते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर, ये रॉयल वाटर जो है ये किससे बनता है, तो ये बनता है HCl प्लस HNO3 से। HCl और HNO3। आप LDC का पेपर उठा के देखेंगे 2018 का, और इसके अलावा पटवार के अंदर 2021 के अंदर अगर पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि इनके किस अनुपात के अंदर मिलाने पर ये मिश्रण बनता है। तो आप कहेंगे ये मिश्रण बनता है इसको 3:1 के अंदर मिलाने पर, यानी कि यहाँ पे HCl के जब 3 अणु होंगे और HNO3 का 1 अणु होगा, उस विलयन को हम क्या कहेंगे, अम्लराज या एक्वारेजिया कहेंगे। उस विलयन को हम क्या कहेंगे, अम्लराज या एक्वारेजिया। इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे जो प्लेटिनम है, चांदी है, सोना है, इन धातुओं को घोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन धातुओं को घोलने के लिए इसका यूज किया जाता है भी। तो यहाँ पे अपन ने बात करी है H2SO4 की, HCl की, HNO3 की, इन सभी अम्लों की बात यहाँ पे करी जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनसे कई बार क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए कौन से एसिड जो है यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं, तो अम्लीय वर्षा, देखो अम्लीय वर्षा के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो pH मान तो आप बताएंगे, जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के लिए जो एसिड जिम्मेदार होते हैं H2SO4 होता है, और कौन होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, H2SO4 और HNO3 होता है। हम जानते हैं कि जब हमारे वायुमंडल के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प की क्रिया होती है तब क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल वाष्प के साथ क्रिया कर लेते हैं तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है आपका HNO3 बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो अम्ल के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे बेस की ओर। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे अम्ल के बारे में बहुत शानदार चीजें अपन ने यहाँ पे फुल डिटेल के अंदर जो है एक्सप्लेन की है। ये चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर जिसको स्किप किया जा सके, या जो फालतू की लाइन है, कोई भी लाइन ऐसा तो आप अगर देखेंगे तो किसी ऐप के अंदर भी नहीं पढ़ पाएंगे जो YouTube के ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ऐप के अंदर नहीं मिलेगा इतना सटीक डाटा। आप अपने नोट्स को देखिए, उस नोट्स के अंदर जो है ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर नहीं बनाए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए आप। और आगे बढ़ते हैं हम क्षार की तरफ कि क्षार क्या होते हैं। देखो भाई, क्षारक, देखो दो नाम मिलेंगे। एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे,
दो नाम मिलेंगे, एक क्षारक मिलेगा, एक क्षार मिलेगा। भाई इनमें क्या फर्क है? क्षारक और क्षार की क्या बात हो गई? ठीक है, क्षारक और क्षार में क्या फर्क हो गया? तो एक लाइन बोलूंगा मैं आपको कि हर क्षार जो है वो क्षारक है, लेकिन हर क्षारक क्षार नहीं है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसे क्षारक जो जल के अंदर घुलनशील है वो क्षार है कि नहीं? तो हर क्षारक क्षार नहीं है, क्योंकि हर क्षारक जल के अंदर घुलनशील नहीं होगा। जो घुलनशील होगा वही क्या होगा? क्षार होगा। तो हर क्षारक क्षार नहीं है, लेकिन प्रत्येक क्षार जो है वो क्षारक होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन इस क्षारक की या क्षार की बात करते हैं। बेस की बात अगर अपन करें तो बेस की बात अपन करें तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो क्षार है ये आपको स्वाद में कैसे मिलेंगे? स्वाद इनका कैसा होता है? स्वाद होता है इनका कड़वा। पीएच मान इनका कितना होता है? पीएच मान होता है 7 से अधिक। 7 से अधिक इनका पीएच मान होता है। ये लिटमस पेपर को कैसा करते हैं भाई? लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? तो लिटमस पेपर को ये कर देते हैं कैसा? नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर को ये कैसा कर देंगे? नीला। अब अरेनियस के अनुसार, ब्रॉस्ट एंड लॉरी के अनुसार इसकी परिभाषा की बात करें तो अरेनियस साहब क्या कहते हैं? अरेनियस ये कहते हैं कि क्षार वे हैं जो जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। हाइड्रोक्सिल आयन जो देंगे उनको हम क्या कहेंगे? जो है क्षार कहेंगे। देखो, जलीय विलयन के अंदर क्षार वे पदार्थ है, क्षार वे पदार्थ है, क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन के अंदर क्या देते हैं? यहाँ पे क्षार वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन के अंदर क्या देंगे? हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन होंगे ये। ठीक है, उसके बाद दूसरी परिभाषा दी हमारी ब्रॉस्ट एंड लॉरी की। किसकी परिभाषा दी है? ब्रॉस्ट एंड लॉरी की परिभाषा दी है। और ब्रॉस्ट एंड लॉरी क्या कहते हैं? ब्रॉस्ट एंड लॉरी कहते हैं कि क्षार वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन के अंदर प्रोटोन ग्राही होंगे। जो क्या होंगे? प्रोटोन ग्राही होंगे, वे क्षार होंगे। वे पदार्थ जो प्रोटोन ग्राही होंगे, जो क्या होंगे? प्रोटोन ग्राही होंगे, उनको हम क्या करेंगे? क्षार कहेंगे। प्रोटोन ग्राही होंगे उनको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। फिर परिभाषा आदि हमारी लुईस की। किसकी आदि है? लुईस की परिभाषा दी है। और लुईस साहब ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। तो क्षार के बारे में हमने देखा कि क्षार वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। पीएच मान क्या होगा इनका? 7 से ज्यादा होगा। और लिटमस पेपर को ये कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। लिटमस पेपर को ये कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। उनको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और परिभाषा के अंदर आप देखेंगे तो अरेनियस क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और इसके अलावा ब्रॉस्ट एंड लॉरी की बात करें तो वे पदार्थ जो प्रोटोन ग्राही होंगे और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। इनको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप इन परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम क्षार के अगर गुण धर्म की बात करें कि क्षार के क्या गुण होते हैं, जैसे हमने अम्लों के देखे वैसे ही क्षार की बात करें तो क्षार के अंदर देखो, क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं उनकी बात करें अगर अपन तो देखो भाई, क्षार जो होते हैं
क्षार जो होते हैं इनके अंदर ध्यान रखिएगा कि क्षार की अभिक्रिया अगर किससे होती है, धातु से होती है। धातु से होती है तो धातु से अभिक्रिया होने पर जो अम्लों के अंदर हो रहा है वही किसके अंदर होगा, इसके अंदर भी होगा। H2 गैस क्या होगी, इसके अंदर मुक्त होगी। H2 गैस मुक्त होगी। इसके अंदर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इनकी क्रिया किससे होती है, अधात्विक ऑक्साइड से होती है। किससे होती है, अधात्विक ऑक्साइड से होती है। ये उसके अंदर और इसके अंदर आपको अलग मिलेगा। अम्लों के अंदर आपको मिलेगा धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, क्षार के अंदर आपको अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है। और यहाँ पे बनता है लवण और जल। यहाँ पे क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। और इम्पॉर्टेंट जो लास्ट हमारी रिएक्शन है कि अगर क्षार की क्रिया किसके साथ हो जाए, अम्ल के साथ हो जाए, तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। देख सकते हैं भाई इसको आराम से आप, ठीक है। चलिए भाई, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण क्षारकों की बात करते हैं अपन। देखो यहां पे बात करते हैं अपन, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, महत्वपूर्ण क्षारक, महत्वपूर्ण क्षारक, महत्वपूर्ण क्षारक क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण क्षारकों के अंदर। देखिएगा यहां पे महत्वपूर्ण क्षारक कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा भाई, बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझे हुए चूने के साथ अगर आप अभिक्रिया देखेंगे, यहाँ से एक बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, जिसको हम कहेंगे कि यहाँ से ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इस अभिक्रिया को आप नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जब क्रिया अपन H2O से कराते हैं तो हमें एक यौगिक मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और यहाँ से हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें से अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, और अगर इसमें से CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होता है। तो आप देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है आपका, बिना बुझा हुआ चूना है। इसकी अभिक्रिया हमने जल से कराई, ये का क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये क्या है आपका, बुझा हुआ चूना है। और बुझे हुए चूने के अंदर अगर कि चूने के दूध ये पानी के अंदर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे बनता है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है आपके CaOCl2। इसको हम बोलेंगे विरंजक चूर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण बोलेंगे। इसी तरह से अगर CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो एक यौगिक बनता है CaCO3। CaCO3 इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम कहेंगे लाइमस्टोन। ये क्या है, लाइमस्टोन है भाई, चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है।
ये सारे फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करो, चाहे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, चाहे भले आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करो या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करो, इस चैप्टर के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है आपको तो कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोतों से रिलेटेड है, या फिर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से रिलेटेड है। और भी सूत्र देखिए, जैसे एक सूत्र मिलता है आपको यहाँ पे NaHCO3, ये क्या है भाई, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा। इसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। इसको हम खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा। इसका उपयोग हम रसोई के अंदर करते हैं, रसोई के अंदर यानी कि खाद्य परिरक्षण के अंदर हो सकता है, अचार के लिए हो सकता है, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक सूत्र आपको मिलता है, क्या मिलता है, Na2CO3.10H2। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। अब ये सोडियम कार्बोनेट को हम हमारी भाषा के अंदर, व्यापारिक भाषा के अंदर क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कह देंगे, या इसको धावन सोडा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, धावन सोडा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, धावन सोडा। ऐसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसको हम कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है प्रति अम्लों के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में। जब अम्लता बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत शानदार शानदार फॉर्मूलों की अपन ने यहाँ पे बात करी है, इनको आप देखा होगा। और अभी तो ये टेलर है, और भी इससे बेटर चीज़ें और भी शानदार चीज़ें शॉर्ट के अंदर आपको मिलने वाली है इस चैनल पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए तो बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लवण। लवण किसको कहते हैं भैया, लवण किसको कहेंगे, तो लवण साल्ट जो होता है, सिंपल सी बात है, साल्ट के अंदर आप कहेंगे ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अब ये लवण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्षारीय लवण हो सकते हैं, या भी अम्लीय लवण हो सकते हैं, द्विक लवण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लवण के यहाँ पे प्रयोग आते हैं। अपन बात करते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से लवण जो है हमें पता होने चाहिए। देखो एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे NaCl, NaCl जिसको हम कहते हैं साधारण नमक, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे इसके अंदर KNO3, KNO3 इसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो लवण के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि लवण जो है अम्ल और क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, या अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से जो हमें मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साल्ट्स कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, साल्ट्स कहते हैं। थोड़ी सी बात हम करते हैं पीएच स्केल की, किसकी बात करते हैं,
पीएच स्केल की बात करते हैं हम। पीएच स्केल इस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के अंदर जब आप जाएंगे तो पीएच स्केल जो होता है ये किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पीएच स्केल हमें किसके द्वारा दी गई? सोरेनसन के द्वारा दी गई। अब बात आती है कि ये पीएच स्केल क्या मापती है, क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो पीएच स्केल है, ये जो पीएच स्केल है, यहाँ पे पीएच का जो मतलब है, पीएच का मतलब एक तो आपको मिलेगा पुशांश, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको मिलेगा पोटेंज। और ये है पटवारी 2021 का क्वेश्चन एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे, पुशांश या पोटेंज पीएच का मतलब होता है। अब यहाँ पे क्या मापता है? तो आप कहेंगे ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताती है। ये स्केल क्या बताती है भाई? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताती है। किसको बताती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताती है। या आप कह सकते हैं कि ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की माप है। ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की माप है। किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की माप है। अम्लता या क्षारीयता, अम्लता या क्षारीयता की माप है। अम्लता या क्षारीयता की माप है। उसके अलावा इसके ऊपर आपको 0 से 14 तक नंबरिंग मिलेंगी। 0 से 14 तक इसके ऊपर क्या मिलेंगे? आपको नंबर मिलेंगे। इस नंबर का मतलब क्या होगा कि भाई ये आपके सामने पीएच स्केल है। ये आपके सामने क्या है? पीएच स्केल है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये हमारे सामने पीएच स्केल है। ठीक है, ये हमारे सामने पीएच स्केल है और इसके ऊपर हम अलग अलग 2 कलर कर देते हैं। ये कर दिए हमने 2 कलर। इधर वाला जो भाग है ये H+ आयन को दर्शाएगा, ये आपका OH- आयन को दर्शाएगा। ठीक है, चल 0 से 14 तक नंबर, ये 0 हो गया, ये 14 हो गया, बीच में हम क्या देते हैं? 7। ये 7 है। ठीक है, उसके बाद देखो कि अगर 7 से कम पीएच आ रहा है, किसी विलयन का हमने पीएच चेक किया और वो 7 से कम आ रहा है, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा या क्षार होगा? तो हमने भाई बात करी है कि जो अम्ल है हमारे, उस अम्लों का जो पीएच मान है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान है वो क्या होगा? 7 से कम होगा। उसके बाद हमने क्षार के अंदर बात की। देखो बहुत शानदार कंटेंट यहाँ पे पड़ा है। देखो भाई बहुत शानदार। देखो यहाँ पे हमने बात करी है किसके अंदर? क्षार के अंदर हमने बात करी है कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो सिंपल सी बात हमारे समझ में आ गई है। सिंपल सी बात हमारे क्या समझ में आ गई? देखो सिंपल सी बात हमारे समझ में आई है कि अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और अगर एग्जैक्टली 7 ही बैठ गया तो ये उदासीन होगा। तो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, एक लाइन नोट लगाकर देखना। एक लाइन नोट लगाकर देखना। क्या लाइन है? कि लाइन यह है भी आपकी कि कोई भी अम्ल या पीएच मान जितना कम होगा वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। भाई आप देखो, एक अम्ल हमारे पास है जिसका पीएच मान 2.5 है, एक अम्ल हमारे पास है जिसका पीएच मान 1.5 है। प्रबल कौन है? 1.5 वाला। कौन है? 1.5 वाला। क्योंकि अम्ल हम किसको कहते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा किस तरफ बढ़ रही है? इस तरफ। उधर तो घट रही है। उधर क्या हो रही है? घट रही है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि अम्लों का, जिस अम्ल का, ऐसे लिखो, जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होता है, पीएच मान जितना कम होता है
वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है। ठीक बात है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम जो बात करते हैं कुछ पीएच मान की, जो हमारे चैप्टर के इसके अंतिम पड़ाव के अंदर आते हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन लेके जाते हैं। तो कुछ मुख्य रूप से मुख्य पीएच की बात करते हैं अपन। मुख्य पीएच मान की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो भाई, हमारे आमाशय का, क्योंकि हम सारे जो पीएच मान करते हैं या हमसे जो पूछा जाता है, जनरली जो पूछा जाता है वो शरीर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो पहले हम शरीर से रिलेटेड जो भी पीएच मान होते हैं उनकी बात हम करते हैं। देखो, सबसे पहले आमाशय या जठर रस। जठर रस जो होता है हमारे शरीर के अंदर, आमाशय के अंदर, इसके अंदर आपको पता है HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। इसका पीएच मान आपको 1.5 के आसपास मिलेगा। इसका पीएच मान आपको कितना मिलेगा? लगभग 1.5 के आसपास मिलेगा। उसके बाद अगर अपन नींबू के रस का देखें, नींबू के रस का जो पीएच मान मिलेगा आपको लगभग 2.5 के आसपास मिलेगा। फिर अगर अपन बात करें यूरिन की, मूत्र की, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है लगभग 6.4। इसी तरह से दूध का पीएच मान भी इसके साथ ध्यान रखिएगा। दूध का पीएच भी कितना होता है? 6.4। हमारी लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 6.8। कितना होता है? 6.8। अम्लीय वर्षा 5.6 से कम। और दांतों का क्षय 5.5 से अगर हमारे मुख का पीएच मान कम हो गया है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो भाई, पीएच किसका देख रहे हैं हम? लार का पीएच कितना हो गया? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसी तरह से अगर आप अग्नाशय रस की बात करें, अग्नाशय रस का पीएच मान मिलेगा आपको लगभग 7.8 के आसपास। अगर आप पित्त रस की बात करें, पित्त रस का पीएच मान होता है लगभग 7.7 के आसपास। क्या होता है? 7.7 के आसपास। तो ये मुख्य रूप से ये पीएच जो हमारे शरीर से रिलेटेड है उनको आपको ध्यान रखना है। पित्त रस का है, अग्नाशय रस का है, रक्त का है, लार का है, दूध का है, मूत्र का है, या फिर जठर रस का पीएच मान है। कई बार अपनों से पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब अपन ने देखा है यहाँ पे अम्ल और क्षार के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे हैं और अम्ल और क्षार की परिभाषाओं को देखा है यहाँ पे। तो आज का टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने देखी है उसको एक बार फास्टली जो है यहाँ पे स्लाइड रिवाइज कर दें, ताकि आपको पता चले कि हमने इस पूरी क्लास के अंदर कितने शानदार चीज़ों को डिलीवर किया है, ताकि आप बने रहें हमारे साथ ऐसी ही शानदार चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और जो है अच्छे वीडियोस के लिए। तो देखो, सबसे पहले हमने एसिड्स की बात की, एसिड्स क्या होते हैं। उसके बाद इनकी परिभाषा जो आरेनियस की है, ब्रॉस्टेड लॉरी की है, लुइस की है। उसके बाद हमने जो है अम्लों के प्रकार देखे, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, या फिर जो है हमारे हाइड्रोक्सी है या हाइड्रा अम्ल जो है वो क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों की बात अपन ने की। और कार्बनिक अम्ल जो है, कार्बनिक अम्लों की अगर आप बात करोगे तो कार्बनिक अम्ल जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं आपके ये वाले कार्बनिक अम्ल। इनके जो स्रोत है वो बहुत शानदार यहाँ पे पड़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने जो है अलग अलग यहाँ पे बात करी है तनु अम्ल की, और शांद्र अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अम्लों से अभिक्रिया, महत्वपूर्ण अम्ल। ये सारे देखिए आप, बहुत शानदार चीज़ें यहाँ पे, बहुत शानदार चीज़ें। तो चलिए, ये है हमारा अंतिम पार्ट। तो उम्मीद है कि ये क्लास जो है आपको बहुत शानदार लगी होगी, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतनी चीज़ तो शायद आपको ऐप में भी नहीं मिलेगी अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम का कोर्स लेते हैं तो।
और अपन यहाँ पे यूट्यूब पे चला रहे हैं। तो चलिए बने रहे हैं हमारे साथ। हमारे इस चैनल को, सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सके और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना रहे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपन किसी और तगड़े वीडियो के अंदर। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।